हेलो दोस्तों, एसएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा थ्रोम्बोफिलिबाइटिस। जो कार्डियोवास्कुलर अबनॉर्मलिटी कर रहे हैं उसके अंदर हम जो आज की क्लास रखने वाले हैं वो हम रखने वाले हैं थ्रोम्बोफिलिबाइटिस के ऊपर। थ्रोम्बोफिलिबाइटिस के अंदर अगर हम बात करें इसका सिंपल इंट्रोडक्शन की तो थ्रोम्बोफिलिबाइटिस है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो बना हुआ है थ्रोम्बो से और दूसरा है फिलिबाइटिस। थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉट बन जाना, ब्लड का क्लॉट बन जाना, और फिलिबाइटिस का मतलब होगा इन्फ्लामेशन हो जाना। मतलब कि अगर कंबाइन अगर मतलब देखें तो थ्रोम्बोफिलिबाइटिस का मतलब क्या होगा। थ्रोम्बोफिलिबाइटिस का मतलब होगा कि जब किसी वेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है उसको हम थ्रोम्बोफिलिबाइटिस बोलेंगे। और जो इन्फ्लामेशन अक्कर हो रही है वो थ्रोम्बस की वजह से हो रही है, मतलब वेन के अंदर इन्फ्लामेशन है वो ब्लड के क्लॉट होने की वजह से जब इन्फ्लामेशन होती है तो उसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोफिलिबाइटिस। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन रहेगी थ्रोम्बोफिलिबाइटिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ वेन कॉज्ड बाय ए ब्लड क्लॉट। मतलब वेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगी। इन्फ्लामेशन होने का कारण है कि उस वेन के अंदर क्लॉट हो गया। जैसे ये हमारी नॉर्मल वेन है, इस नॉर्मल वेन के अंदर क्या है, नॉर्मल ब्लड है वो सर्कुलेट होता है। लेकिन अगर अब नॉर्मलिटी या थ्रोम्बोफिलिबाइटिस होगा तो क्या होगा, जैसे ये लेयर है तो इस लेयर के सराउंडिंग में या वन साइड या बोथ साइड क्या हो जाएगा, ब्लड है वो क्लॉट बन जाएगा। ब्लड की जो कोएगुलेटर फैक्टर जो होते हैं, कोएगुलेशन जो फैक्टर होते हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए या जो ब्लड के प्लेटलेट्स होते हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए। जिससे क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो है वो अब्स्ट्रक्ट हो जाएगा और ब्लड फ्लो अब्स्ट्रक्ट होने की वजह से क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन है वो क्रिएट हो जाएगी। अगर इस तरह से अगर इन्फ्लामेशन अक्कर हो रही है इस कंडीशन की वजह से ब्लड के अंदर ब्लड क्लॉट बनने की वजह से इन्फ्लामेशन अक्कर हो रही है तो उसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोफिलिबाइटिस। नेक्स्ट में अगर इसकी टाइप की बात करें तो जो थ्रोम्बोफिलिबाइटिस होता है वो मेनली दो टाइप का होता है। एक तो होता है सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बोफिलिबाइटिस और सेकंड होता है डीप वेन थ्रोम्बोफिलिबाइटिस। तो अगर हम फर्स्ट वन बात करें सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बोफिलिबाइटिस की, इसके अंदर आप लिख सकते हो कि सुपर वेन थ्रोम्बोफिलिबाइटिस क्या होता है कि ऐसा थ्रोम्बोफिलिबाइटिस या ऐसी अबनॉर्मल कंडीशन ऑफ वेन दैट अकर इन सुपरफिशियल एरिया ऑफ द स्किन। मतलब स्किन के सुपरफिशियल एरिया के अंदर जो वेन्स प्रेजेंट है, अगर उन वेन्स के अंदर अगर ब्लड क्लॉट हो रहा है, उन वेन का अगर स्टेनोसिस हो रहा है तो उसके अंदर उस ब्लड क्लॉट होने की वजह से या स्टेनोसिस होने की वजह से अगर सुपरफिशियल स्किन एरिया के अंदर जो वेन है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम बोलेंगे सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बोफिलिबाइटिस। नेक्स्ट वन हम बात करें डीप वेन थ्रोम्बोफिलिबाइटिस की। डीप वेन थ्रोम्बोफिलिबाइटिस का क्या मतलब रहेगा कि जो डीप वेन थ्रोम्बोफिलिबाइटिस होता है वो मोस्टली जो डीपर वेन जो होती है, जैसे मसल्स के अंदर जो डीप वेन्स होती है उनके अंदर जब इन्फ्लामेशन क्रिएट होती है उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोफिलिबाइटिस। जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इसको डीवीटी भी हम बोल सकते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो कि मोस्टली जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है वहां पर अक्सर होता है। तो क्या होता है कि जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है वो डीप वेन के अंदर जब इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल्स क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बोसिस होता है उसके अंदर क्या है कि इतना हाई रिस्क नहीं रहता है पेशेंट्स को, जो अबनॉर्मल कंडीशन है वो बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं होती। हम कहें तो साइन सिम्टम है वो जैसे नंबनेस या टिंगलिंग या सुनापन हो सकता है। लेकिन अगर डीप वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाता है तो उस डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस रहते हैं। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है उसकी वजह से जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है वो हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का मतलब क्या है कि अगर हम जैसे डीप वेन में थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हुई, ब्लड का फ्लो हुआ और हमने उसको प्रेस कर दिया या वो जो डिकम्पोज हुआ पार्ट है, जैसे मान लो यहाँ पर ये ब्लड डिकम्पोज हुआ था और ये यहाँ से
रिमूव हो जाए, मतलब ब्लड के साथ वो ट्रेवल करना स्टार्ट कर दे, तो ये ब्लड क्लॉट है ट्रेवल करता हुआ पल्मोनरी के अंदर आ जाएगा। पल्मोनरी के अंदर आकर वो पल्मोनरी के अंदर एम्बोलिज्म कर सकता है, मतलब पल्मोनरी के अंदर वो रुकावट क्रिएट कर सकता है, ब्लॉकेज कर सकता है, तो सीरियस हार्ट कंडीशन है वो क्रिएट हो सकती है डीप वेन थ्रोम्बोफिलिपाइटिस की वजह से। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें इसकी कोजेस की, कि जो थ्रोम्बोफिलिपाइटिस है उसके क्या कॉज रहेंगे जिनकी वजह से पेशेंट को थ्रोम्बोफिलिपाइटिस है वो हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट वन कॉज की, तो वो होगा वेन इंजरी। अगर जो वेन है उसके अंदर इंजरी हो जाए, मतलब कि वेन के अंदर इंजरी होती है, तो इंजरी होने की वजह से सबसे पहले क्या है, जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है वो स्टार्ट हो जाएगी, और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होने की वजह से पेशेंट की वेन है वो इन्फ्लाम हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोफिलिपाइटिस। नेक्स्ट पर हम बात करें एज, अगर पर्सन की एज मोर देन 40 ईयर हो जाती है तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस है वो इंक्रीज हो जाती है, या हम सिंपली कह सकते हैं कि वेन के अंदर क्लॉट बनने के चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करें कोज की, तो होगा प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट। अगर लंबे टाइम से पर्सन को बेड रेस्ट के लिए डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है और वो लंबे टाइम तक कोई एक्टिविटी नहीं करता है, तो एक्टिविटी ना करने की वजह से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, और जो डीप वेन है उनके अंदर, या हो सकता है सुपरफिशियल वेन के अंदर भी थ्रोम्बोसिस हो जाए, बट मोस्टली जो डीप वेन है उनके अंदर थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस है वो रहते हैं। नेक्स्ट पर हम बात करें प्रोलॉन्ग ट्रेवलिंग। जब हम लंबे टाइम प्रोलॉन्ग ट्रेवलिंग करते हैं, जैसे कई दिनों तक हम रेगुलर ट्रेवलिंग कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो लोअर एक्सट्रीमिटीज की जो वेन्स होती है उनके अंदर क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, क्योंकि वहां पर सर्कुलेशन नहीं हो पाता, एक्टिविटी इनटॉलरेंस होने की वजह से, एक्टिविटी ना होने की वजह से ब्लड है वो प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो पाता, और उस कंडीशन में जब ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है तो ब्लड का क्या होता है, जो कोआगुलेशन फैक्टर होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, जिससे देखने को आप फील क्या होगा कि जो लोअर एक्सट्रीमिटी होती है वहां पे सुन्नापन हो जाता है, वहां पे नमनेस हो जाता है, वहां पे टिंगलिंग सेंसेशन है वो भी अक्कर होता है। तो लॉन्ग ट्रैवलिंग हिस्ट्री अगर पेशेंट की है तो उसकी वजह से भी थ्रोम्बोफिलिपाइटिस हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोफिलिपाइटिस, अगर फैमिली में इस तरह की पहले से कंडीशन रही है, अगर फादर या ग्रैंडफादर को, मदर या जो मदर फैमिली है उस साइड में अगर किसी को थ्रोम्बोफिलिपाइटिस की हिस्ट्री है पेशेंट्स की फैमिली में, तो वो भी नेक्स्ट जनरेशन में थ्रोम्बोफिलिपाइटिस है वो कोज कर सकती है। नेक्स्ट वन बात करें ओबेसिटी, अगर पेशेंट को ओबेसिटी है, जो लिपिड या कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है पेशेंट के अंदर, तो उस कंडीशन में ओबेसिटी होने की वजह से क्या है कि जो वेसल्स है उनका स्टेनोसिस हो जाएगा, वेसल्स का साइज कम हो जाएगा, तो वहां पर क्या है क्लॉट बनेगा, और क्लॉट बनने से क्या है वेसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, अगर ब्लड से रिलेटेड कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ब्लड का कोगुलेशन है वो नॉर्मली हो रहा है, या जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है वो क्या कर सकता है, वेन के अंदर इन्फ्लेमेशन है वो क्रिएट कर सकता है, मतलब कि ब्लड है वो नॉर्मली आपस में रिएक्शन कर रहा है और क्लॉट बना रहा है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी पेशेंट को थ्रोम्बोफिलिपाइटिस हो सकता है। हार्मोनल, हार्मोन थेरेपी, अगर पेशेंट हार्मोन थेरेपी ले रहा है, जैसे कि पेशेंट कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स का यूज कर रहा है, और कॉन्ट्रासेप्टिव या पिल्स ड्रग्स का यूज कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट्स को थ्रोम्बोफिलिपाइटिस होने के चांसेस है वो रहते हैं, रिस्क फैक्टर रहता है। पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन का मतलब है कि पेशेंट की सर्जरी है वो हुई है, पेशेंट की सर्जरी हुई है और सर्जरी होने के बाद उसको बेड रेस्ट बोला है, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट बोला है, या सर्जरी होने के बाद जब वो रेस्ट कर रहा है तो वो उसकी एक्टिविटी है वो इंटॉलरेंट हो जाती है, एक्टिविटी है वो प्रॉपर नहीं कर पाता है, तो प्रॉपर एक्टिविटी न होने की वजह से सर्कुलेशन है वो ब्लड का वो अब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी थ्रोम्बोफिलिपाइटिस ब्लड का क्लॉट है वो हो सकता है। कैंसर, जैसे हम बात करें बोन कैंसर हो गया, ओवरी कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, ये सब क्या है ब्लड के अंदर क्लॉट बना सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो सकता है और वेन की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, तो हम कह सकते हैं जो कैंसर है वो भी थ्रोम्बोफिलिपाइटिस को कॉज कर सकता है। कोएगुलेशन फैक्टर, हाइपर एक्टिविटी या अबनॉर्मलिटी, इसको हम हाइपर एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। अगर
जो ब्लड फैक्टर, ब्लड के जो कोआगुलेशन फैक्टर जो होते हैं, जो 13 कोआगुलेशन फैक्टर हम पढ़ते हैं, अगर उनके अंदर अबनॉर्मलिटीज है, उनके अंदर हाइपर एक्टिविटी हो रही है, तो उसकी वजह से क्या है, ब्लड के अंदर क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ब्लड के अंदर क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएगा तो ब्लड आगे पास नहीं हो पाएगा, वेसल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो ये मेन कोज है जो कि थ्रोम्बोफिलिबाइटिस कोज करने में अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें थ्रोम्बोफिलिबाइटिस के अंदर कोजेस के बाद इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है, तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या रहेगा, पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा, ड्यू टू वेरियस एटियोलॉजिकल फैक्टर, एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन, एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या होगा, जो वेन है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। वेन के अंदर इन्फ्लेमेशन होने की वजह से क्या होगा, वेन इज डैमेज, वेन है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, वेन डैमेज और इनएक्टिव, वेन डैमेज और इनएक्टिव, वेन है वो डैमेज हो जाएगी इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, और जो एक्टिविटी है वो नहीं कर पाएगी, मतलब अपना जो फंक्शन है उसको परफॉर्म नहीं कर पाएगी। जब फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, इनफेक्टिव टू फ्लो ऑफ ब्लड, इनफेक्टिव ब्लड फ्लो ऑफ या बाय वेन, बाय वेन, मतलब वेन के थ्रू जो ब्लड का जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो गई है, डैमेज हो गई है और वो एक्टिविटी नहीं कर पा रही है। जब ब्लड फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लड का एग्रीगेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, एग्रीगेशन, एग्रीगेशन का मतलब होता है पोल, मतलब इकट्ठा होना, एग्रीगेशन ऑफ द ब्लड इन वेन, मतलब कि जब ब्लड का फ्लो सही से नहीं हो पाएगा, तो जैसे मान लो ये वेन है, यहाँ पे ब्लड है वो फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर जब ब्लड रिटेन रहेगा, इकट्ठा होगा, तो क्या है कि जो उसके कोआगुलेशन फैक्टर वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब कोआगुलेशन फैक्टर एक्टिवेट हो जाएंगे तो वहां पे वो एग्रीगेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड है वो वहां पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वहां पे वो ब्लड इकट्ठा होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ वेरियस ब्लड कोआगुलेशन फैक्टर, एक्टिवेशन ऑफ ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर, मतलब कि ब्लड रिटेन रहेगा तो ब्लड के जो कोएगुलेशन फैक्टर जो होते हैं वो क्या करेंगे, एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा, थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो जाएगी, फॉर्मेशन होगा थ्रोम्बस, थ्रोम्बस, और जब थ्रोम्बस बन जाएगा वेन के अंदर उसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोफिलिबाइटिस। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी रहेगी थ्रोम्बोफिलिबाइटिस की। सिंपल है, इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से वेन के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, और वेन के अंदर इन्फ्लेमेशन होने से वेन डैमेज हो सकती है और वेन है वो इनएक्टिव हो सकती है। जब वेन इनएक्टिव हो जाएगी या डैमेज हो जाएगी तो जो ब्लड है वो वहां से ट्रेवल नहीं कर पाएगा, उसका जो फ्लो है वो प्रॉपर नहीं रह पाएगा। जब ब्लड है वो आगे नहीं जा पाएगा, प्रॉपर फ्लो नहीं होगा, तो ब्लड क्या है, वहां पे एग्रीगेशन होगा ब्लड का, ब्लड वहां पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब ब्लड वहां पे इकट्ठा होना स्टार्ट होएगा तो ब्लड के जो कोएगुलेशन फैक्टर है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेट होकर वो थ्रोम्बस बना लेंगे, और अगर वेन के अंदर थ्रोम्बस बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोफिलिबाइटिस। थ्रोम्बस बनने की वजह से वेन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और थ्रोम्बोफिलिबाइटिस की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी थी।
अब पैथोफिजियोलॉजी के बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके साइन सिम्टम की, कि इस कंडीशन में पेशेंट के अंदर क्या क्या साइन सिम्टम हो सकते हैं। तो साइन सिम्टम में फर्स्ट वन जो साइन सिम्टम होगा वो पेन होगा, मतलब पेशेंट्स को ब्लड स्टीमिया की कंडीशन होगी, ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से पेशेंट को पेन होगा। जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो टेंडरनेस, मतलब जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो जहां पर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही उस एरिया में मसल्स का टेंडरनेस हो जाएगा, वहां पर टाइटनेस है वो हो जाएगी, रेडनेस, वहां पर रेडनेस है वो हो जाएगी। इन्फ्लामेशन, पेशेंट को इन्फ्लामेशन है जिस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाएगी। साइनोसिस, साइनोसिस की कंडीशन है वो क्रिएट हो जाएगी, डिस्कलरेशन हो जाएगा। अगर इन्फ्लामेशन हो रही है तो लो ग्रेड फीवर, पेशेंट को फीवर की कंडीशन है वो हो सकती है। डिस्टेंशन ऑफ वेन, वेन का डिस्टेंशन हो सकता है, इन्फ्लामेशन, डिस्टेंशन, मतलब वेन का जो नॉर्मल साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगी, उसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाएगी। अगर इन्फ्लामेशन हो रही है तो वहां पे वारंट, वारमनेस वहां पे अकर होगी, जो एरिया है वो वारम हो जाएगा, मतलब जहां पर इन्फ्लेमेशन हो रही है तो वहां पे क्या होगा, एरिया है वो गर्म हो जाएगा, वारम हो जाएगा। स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन हमने पढ़ लिया कि पेशेंट को उस एरिया में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। और जो एक्सट्रीमिटीज होती है, स्वेलिंग इन एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज है वहां पर स्वेलिंग हो सकती है। तो ये मेन साइन सिम्टम है जो कि पेशेंट्स के अंदर कोज हो सकते हैं थ्रोम्बोफिलिपाइटिस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर हम बात करें साइन सिम्टम के अलावा कि पेशेंट का हम जो डायग्नोसिस है वो कैसे करेंगे, तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं बता रहे हो, तो मैंने इसीलिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, एब्नॉर्मलिटी स्टार्ट करने से पहले आपको जो कॉमन इन्वेस्टिगेशन स्टडी होती है वो मैंने आपको पहले से बता रखी है। तो जो डायग्नोसिस होंगे वो वहीं से होंगे, इसमें स्पेसिफिक कहां से आएगा। तो जो कॉमन डायग्नोसिस होते हैं वही हम सिस्टम में करते हैं। जैसे हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उस सिस्टम के जो डायग्नोसिस होते हैं और जो ट्रीटमेंट होते हैं वो लगभग कॉमन होता है। हाँ, अगर कोई किसी डिजीज का स्पेसिफिक डायग्नोसिस होता है तो वो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा, इसमें फालतू की कमेंट करने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायग्नोसिस की तो उसके अंदर हम लेते हैं हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, मतलब पेशेंट की हम हिस्ट्री लेंगे कि उसकी फैमिली में इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका जो सब्जेक्टिव डाटा है वो इकट्ठा करेंगे ताकि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएं। सेकंड हम बात करें फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे, इंस्पेक्ट करके देखेंगे, पालपेट करके देखेंगे और देखेंगे कि पालपेट करने पे उसके पेन हो रहा है क्या, स्किन का डिस्कलरेशन हुआ है क्या, मतलब हेड टू टो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि थ्रोम्बोफिलिपाइटिस है कि नहीं है, और अगर है तो किस टाइप का है, वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है या सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बोसिस है। तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद हमने बात की थी इंफ्लेमेशन या इन्फेक्शन की, तो फीवर की बात की थी, तो उस कंडीशन में हम सीबीसी करवाएंगे, मतलब पेशेंट्स को इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है तो जाहिर सी बात है हो सकता है उसको इन्फेक्शन होगा, फीवर हो रही है मतलब इन्फेक्शन बड़ा होगा, तो हम जो सीबीसी है वो हम चेक करवाएंगे। इसके अलावा जो इमेजरी टेस्ट जो होते हैं, जैसे सीटी स्कैन करवा लिया, एमआरआई और यूएसजी, ये स्टडी हम करवाते हैं। ये इनकी स्टडी करवाने से क्या पता लगेगा कि वेन की जो साइज शेप है वो कैसी है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है कि नहीं हो रही है तो किस एरिया में हो रही है, तो वो हमें इन चीजों से ही पता लगेगा। और ये हम लगभग पीछे वाली डिजीज में भी पढ़ते हैं डायग्नोसिस। तो इसके अलावा और डायग्नोसिस क्या हो सकता है आप बताएं, तो यही कोई डायग्नोसिस होगा, कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं होगा। और हम बात कर रहे हैं वेन की, तो वहां पे एंजियोग्राफी,
एंजियोग्राफी हम करवाएंगे। एंजियोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द वेसल्स। और एंजियोग्राफी मैंने आपको दो टाइप की बता रखी है पहले से, एक होता है आर्टरियोग्राफी और एक होता है वेनोग्राफी। तो यहाँ पे वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस हो रहा है तो हम वेनोग्राफी कराते हैं, मतलब वेन की स्टडी करती हैं, जिसके थ्रू हमें पता लग जाता है कि वेन के अंदर क्या अबनॉर्मलिटी है वो क्रिएट हो रही है। उसके अलावा एक कमेंट हो रहा था कि अरोटा की लेयर्स है वो कौन सी होती है। तो मैंने जब सिस्टम स्टार्ट किया था उससे पहले मैंने आपको लेयर्स के बारे में बात की थी। लेयर्स मैंने आपको 3 लेयर्स है वो बता रखी है। तो बार बार किसी टॉपिक को रिपीट करने से कुछ बेनिफिट नहीं होगा, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगा तो वो एक बार में ही हो जाएगा। तो ये थे डायग्नोसिस। अब नेक्स्ट डायग्नोसिस के बाद हम बात करें मैनेजमेंट की, कि हम मैनेजमेंट है वो क्या करेंगे थ्रोम्बोफिलिबाइटिस के अंदर। तो थ्रोम्बोफिलिबाइटिस के अंदर जो मैनेजमेंट रहने वाला है, अगर पहले हम बात करें मेडिकल मैनेजमेंट की, अगर हम बात करें कि मेडिकल मैनेजमेंट में हम पेशेंट को क्या प्रोवाइड करेंगे। तो ब्लड का कोएगुलेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में हम उसको क्या करेंगे, एंटीकोगुलेंट देंगे। पेशेंट को पेन हो रहा है, हमने सिम्टम में पढ़ा कि पेन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, पेन किलर देंगे। उसको हम क्या करेंगे, पेन किलर देंगे। एनाल्जेसिक ड्रग उसको हमें वो प्रोवाइड करेंगे या पेन किलर। उसके अलावा पेन किलर के अलावा नेक्स्ट हम जो उसको दे सकते हैं वो है एंटीबायोटिक। मतलब उसको इंफेक्शन हो रहा है, फीवर हो रहा है तो उस कंडीशन में, इंफेक्शन है तो उस कंडीशन में हम उसको एंटीबायोटिक ड्रग्स हम देंगे। नेक्स्ट इन्फ्लामेशन हो रही है तो हम उसको जो स्टेरॉइड ड्रग्स जो होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होती है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है वो देंगे। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है उसको देंगे ताकि इन्फ्लामेशन है वो ना हो। उसके अलावा जो एंटी कोगुलेंट्स जो होते हैं वो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स है वो पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं जिससे जो ब्लड है वो क्लॉट है वो नहीं बनेगा। तो ये हम मोस्टली जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसके अंदर हम प्रिस्क्रिप्शंस करते हैं। यही बात एक कमेंट आया था कि इनके अंदर जो ड्रग्स के नाम है वो भी बताया करो। तो ड्रग्स के नाम में आपको फार्माकोलॉजी में साथ साथ चल रहे हैं। जैसे हम बात करें एंटी कोगुलेंट फैक्टर की या एंटीबायोटिक्स की, तो एनाल्जेसिक पेनकिलर्स की, तो ये आपकी फार्माकोलॉजी में नाम हो चुके हैं। एंटीकोगुलेंट ड्रग्स कौन कौन सी होती है, या आपने हार्ट कार्डियक सिस्टम की जो आप हार्ट पढ़ रहे हो, अभी जो आपका टॉपिक चल रहा है वहां पर ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर्स, ये सारी आपको वहां पे करवा रहे हैं। तो अगर आपने वहां अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको याद रहता है। ठीक है, तो ये हमने बात की सर्जिकल मैनेजमेंट की, सॉरी मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट के बाद नेक्स्ट में अगर हम बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट, तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि जो वेसल्स के अंदर अबनॉर्मलिटी होती है उसको हम रिमूव कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। मतलब कि हम क्या करेंगे, जिस वेन के अंदर थ्रोम्बोब्लास्टोसिस जो थ्रोम्बोफिलिबाइटिस है, थ्रोम्बस बन रहा है, उस वेन को ओपन करते हैं। थ्रोम्बस पार्ट को जो कोगुलेट हो गया है, जो क्लॉट बन चुका है, उसको हम रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद उसको वापस हम उसको क्लोज कर देंगे, तो हम उसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। उसके अलावा दूसरा ग्राफ्टिंग। अगर वेसल्स के अंदर कंप्लीटली नेक्रोसिस हो गया है या वेसल्स का कुछ पार्ट है वो डैमेज हो गया है, तो उस कंडीशन में हम उस वेन को ग्राफ्ट कर सकते हैं, उसको रिमूव करके वहां पे दूसरी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं ताकि प्रॉब्लम है वो ठीक कर पाए। तो ये हम सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें थर्ड वन, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट आप अच्छे से जानते हो, आपको अच्छे से नर्सिंग मैनेजमेंट आता है। जैसे नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो पेशेंट को पेन हो रहा था तो हम पेन के ऊपर फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे, लाइक पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पेन रिलेटेड टू थ्रोम्बोफिलिबाइटिस या रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन,
पेशेंट को पेन हो रहा है। नेक्स्ट अगर डायग्नोसिस की बात करें तो पेशेंट के अंदर एक्टिविटी इंटॉलरेंस होने की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है, ब्लड क्लॉट बन रहा है, तो हम डायग्नोसिस बना सकते हैं पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एक्टिविटी इंटॉलरेंट रिलेटेड टू लॉन्ग टाइम बेड रेस्ट, लॉन्ग ट्रैवलिंग और ओबेसिटी या उसका जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से एक्टिविटी इंटॉलरेंट है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर तो पेशेंट्स को डिस्कंफर्टेबल होगा। डिस्कंफर्टेबल क्यों होगा? क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो डायग्नोसिस क्या बनेगा? पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डिस्कंफर्टेबल रिलेटेड टू इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। पेशेंट को इन्फ्लेमेशन हो गई है तो वो डिस्कंफर्टेबल फील करेगा। उसके अलावा आप बना सकते हैं कि पेशेंट्स को फीवर हो रही है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम फीवर रिलेटेड टू जो वेन के अंदर इंजरी उसकी वजह से, या पेशेंट सफरिंग फ्रॉम फीवर रिलेटेड टू इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होने की वजह से पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर वो इंक्रीज हो गया है। न्यूट्रिशन के ऊपर हम न्यूट्रिशन इम्बैलेंस के ऊपर हम नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो वो नॉलेज डेफिसिट अबाउट डिजीज कंडीशन, उसके ऊपर हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाकर उसको हम पेशेंट्स को केयर है वो नर्सिंग केयर है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हम नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर सारा हम डायग्नोसिस बनाकर उसको गोल बनाएंगे और इंटरवेंशन है वो करेंगे। तो ये आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।